नमस्कार। और वीडियो स्किप ना करें, पहले पूरा देखें और फिर बाद में देखना कि क्या आपको स्किप करना है या बाद में पढ़ना है। आज अपना जो टॉपिक है वो अव्यय जिसे आप लोग कहते हो या अविकारी जिसे कहते हो, अव्यय या अविकारी शब्द है। और कोई सा भी एग्जाम हो उसमें अविकारी सबसे क्वेश्चन पक्का आता है। कोई सा भी एग्जाम ले लो, आप लोग रीड दो, फर्स्ट ग्रेड दो या सेकंड ग्रेड दो, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो पक्के आते हैं। अब आप लोगों को ये माइंड सेट करना है कि जैसे अव्यय या अविकारी शब्द है उसमें से निश्चित क्वेश्चन आता है अपना, और एक या दो क्वेश्चन तो पक्के आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें हिंदी व्याकरण जुड़ी हो और हिंदी व्याकरण जुड़ी हो और इससे अव्यय से क्वेश्चन ना आए। ये शब्द शुद्धि में भी कनेक्ट हो जाता है, वैसे डायरेक्ट या सीधे सीधे कहें हम लोग तो भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये माइंड सेट करना आप लोगों को कि जब दो क्वेश्चन इससे आने हैं, अपने अव्यय या अविकारी शब्दों से दो क्वेश्चन आएंगे, तो इन दो क्वेश्चनों की रणनीति कैसे हो। क्योंकि देखो ये दो क्वेश्चनों में मैटर तो होता है बहुत ज्यादा, लेकिन हमें जो चार प्रकार है ये तो उनको मुख्य मुख्य देखना है। इन चारों प्रकारों को मुख्य मुख्य देख, इनमें थोड़ा सा अंतर है उनको देखे और इनको ज्यादा, बस इन चार की थोड़ी समझ बना ले कि कब क्रिया विशेषण है, कब संबंध क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक अव्यय हो जाता है, समुच्चय बोधक, और एक विस्मयादि बोधक तो आपका सीधा सा है। तो यहां से अगर क्वेश्चन दे वो विस्मयादि बोधक से, तो ऐसे समझो कि ये तो आपको बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि देखते ही कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, और इनमें भी इस जगह ज्यादा ध्यान रखना कि कब क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय हो जाते हैं। बस थोड़ा ये ध्यान रखते हुए अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अव्यय या अविकारी शब्दों से आपका एक क्वेश्चन पक्का सही होगा। और आज हम जो पढ़ेंगे उसके बाद में आप कहीं से ही पढ़ो, ये नहीं कि यहीं से पढ़ो। जैसे आपने अव्यय पढ़ लिए तो भी अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप सही जगह पढ़ने आए हो। तो यहां से पढ़ लो अव्यय या अविकारी शब्द, और फिर आपके मर्जी आए जहां से पढ़ो। अगर समझ में नहीं आया तो पढ़ो, अगर समझ में आ रखा है तो भी एक बार पढ़ करके देखो कि क्या अच्छी चीज है या नहीं है। बस फिर आपको जीवन में कभी अव्यय पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम पढ़ेंगे अव्यय या अविकारी। अविकारी को आप लोग अव्यय कहते हो, क्यों भाई? अव्यय, और इनसे एक क्या, आप तो दो क्वेश्चन मानो, दो क्वेश्चन इससे पक्के आएंगे। अब आपके रीट में 4 नंबर है, देख सकते हो, कहीं से भी पढ़ा हो कोई जरूरी नहीं है, बस एक बार इसे देखे जरूर कि अव्यय या अविकारी क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग विकार के आधार पर या रूप परिवर्तन जिसे कहते हैं, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 2 प्रकार के पढ़ते हैं, जिनमें से नंबर 1 पे आता है आपका विकारी शब्द और नंबर 2 पे आता है आपका अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्दों को, जो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपकी संज्ञा आती है, जिसमें आपका सर्वनाम आता है, जिसमें आपका विशेषण आता है, और जिसमें आपकी प्यारी सी क्रिया आती है। और इन टॉपिकों को हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अब हम पढ़ेंगे आज अविकारी शब्द। सर्दी का असर हुआ है, चलो से देखते हैं, तब तक से पढ़ो। अविकारी शब्द, अविकारी क्या होते हैं? देखो 21 से बनाएंगे, अ प्लस विकार, अ प्लस विकार, अ यानी नहीं, क्या जिनमें विकार नहीं वो क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अब आप लोगों को पता है कि शब्दों में विकार किन किन से उत्पन्न होते हैं, तो हम सबको पता है कि विकार लिंग से होता है, काल से होता है, कारक से होता है, और पुरुषों से भी कई कई विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इन शब्दों से इनमें क्या नहीं होता? विकार उत्पन्न नहीं होता। कि लिंग, वचन, काल, कारक से जहां पर विकार उत्पन्न नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं, यानी जिन्हें हम सीधी भाषा में क्या कहते हैं? अव्यय, अ प्लस व्यय। इसका अर्थ भी क्या होता है? देखो, अव्यय, अ प्लस व्यय, और अ यानी नहीं,
और वह यानी खर्च, जो खर्च नहीं हो, कहां पर खर्च नहीं हो, लिंग में खर्च ना हो, पुरुष में खर्च ना हो, और कारक में खर्च ना हो, और काल में खर्च ना हो। जो इन जगह पर खर्च ना हो, यानी जो न तो लिंग से बदले, न पुरुष से, न कारक से, न काल से, वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी इन चार शब्दों से जहां पर विकार उत्पन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो शब्दों के विकारक पद, अगर मान लो आपको पूछे, अगर वो पूछ ले कि शब्दों के विकारी पद है, सुनो, अगर आप लोगों को पूछे कि अगर ऐसे पूछे मानो वो कि शब्दों के विकारी पद है, तो वो एक में दे दे मानो संज्ञा, एक में विकारी शब्द, दूसरा में मानो सर्वनाम न दे करके कुछ और दे दे, एक में अविकारी दे दे, और एक में मानो ये दे दे पुरुष, काल, लिंग और कारक। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि देखो ये कहीं पर नहीं है, ये सीधा सा बनाया हुआ क्वेश्चन है कि आप और हम लोग क्या पढ़ते हैं कि शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी और अविकारी कहते हैं। लेकिन विकार उत्पन्न होता किनके कारण है? तो वो पुरुष, काल, लिंग और कारक, इनके कारण विकार उत्पन्न होता है, इसलिए वो विकारी और अविकारी कहलाते हैं। इसलिए शब्दों के विकारक पद कौन से हैं? तो पुरुष, लिंग, काल और कारक विकारक पद है। इन्हीं के कारण फिर ये आपकी जो आगे की क्रिया होती है वो होता है। अब ये पढ़ेंगे हम लोग सीधा, ज्यादा समय खराब ना करेंगे आपका, क्योंकि वैसे भी आप लोगों के पास बहुत महान अध्यापक हैं, कोई कमी नहीं है अपने यूट्यूब के इतिहास में, कोचिंग के इतिहास में, गुरुदेव की और किताबों की, आप जैसे स्टूडेंटों की। तो ज्यादा ज्ञान में लगाते हुए सीधा सा पढ़ते हैं, और मैं आशा भी करता हूं कि इससे भी ज्यादा आप लोगों के पास अच्छा कंटेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप हिंदी के विद्यार्थी हो तो फिर हिंदी में कमी क्यों रहनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो सीधा लिखेंगे अविकारी शब्दों की पहचान या विशेषता कहो या परिभाषा कहो आप लोग, कि वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, काल, कारक आदि से परिवर्तन या परिवर्तित या बदलाव कर लो, तो आदि से परिवर्तन ना हो वे क्या कहलाते हैं? वे अव्यय कम अविकारी ज्यादा कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं कि वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, काल, कारक आदि से परिवर्तन या बदलाव, परिवर्तित कह लो, ना हो, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे, और अब लिखेंगे अव्यय या अविकारी शब्दों के प्रकार। तो अविकारी कहो, अव्यय तो हम कहते हैं, हम तो पढ़ तो मुख्य अविकारी रहे हैं। तो अविकारी शब्दों के प्रकार या अविकारी शब्द है एक है ना, तो अविकारी शब्द के प्रकार, और आप लोगों को सर्वविदित है कि 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय कह लो या अविकारी शब्द कह लो। दूसरा होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि अव्यय को अविकारी को अव्यय कहते हैं ना, समुच्चय बोधक अव्यय। और एक आपका प्यारा सा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के अव्यय शब्द होते हैं या अविकारी शब्द होते हैं। इन 4 प्रकार के अव्यय शब्दों से चल छोड़ो, इससे पढ़ते हैं। तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इनमें क्या होगा? पुरुष, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। अब हम पहला पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होगा? देखो थोड़ा समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
विशेषण क्या बताता है? विशेषता बताता है। और यह आप लोगों को पता है कि क्या बताता है? ये विशेषता बताता है। विशेषण का विशेषता। अब ये विशेषता किसकी बताएगा? क्रिया की बताएगा। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय में क्या है? संबंध आप लोग जानते हो, एक दूसरे से संबंध। तो वे शब्द जो दो शब्दों या एक वाक्य से दूसरे वाक्य में, तो दो शब्दों में क्या करे? संबंध बताए या संबंध स्थापित करे, वो संबंध होते हैं। जो समुच्चय की जानकारी दे, समुच्चय बोधक है। और जिसमें हर्ष, शोक, गणना, विस्मय आदि जो विचार है वो उनका भावों का पता चले, तो फिर वो विस्मयादि बोधक होते हैं। जैसे अचंबा होता वो। तो नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय, और नंबर 1 पे आप लोग लगाओगे क्रिया विशेषण अव्यय। सर्दी का प्रकोप है भाई, शाही जम रही। और नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कहो या अविकारी कहो। फिर पढ़ेंगे, देखो जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। तो लिखेंगे वे शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बतलाते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि विशेषता विशेषण बतलाता है, अब क्रिया की बता रहा है क्रिया विशेषण। कोई भी शब्द पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, वाक्य पढ़ो, उसको पहले उसी वाक्य के नाम को समझना चाहिए कि जैसे क्रिया विशेषण है क्या। पहले पढ़ने लगे, अब समझ में आ गया कि क्रिया की जो विशेषता बताई वो क्रिया विशेषण है। अब विशेषण आप लोगों ने पहले पढ़ा, इसलिए आपको भी इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। जैसे बालक तेज दौड़ता है, अब ये क्रिया है और ये क्या है? विशेषण है। अब ये विशेषण है, कौन सा विशेषण है? तेज दौड़ना। अब आगे क्रिया आ गई तो फिर किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया ना। बस क्रिया की विशेषता बता दिया तो क्रिया विशेषण। बालक तेज दौड़ता है, सोनम बहुत बोलती है। तो बोलना क्रिया, बहुत है तो ये विशेषता बता दिया, ये होगी क्रिया। तो दोनों मिलकर के क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय। क्योंकि ये होगा तभी ये क्रिया विशेषण होगा, नहीं तो ये फिर बहुत अपने आप में भी एक विशेषण हो जाएगा। इसलिए क्रिया का होना भी अनिवार्य है। तो अगर आपको ऐसे भी पूछे कि क्रिया विशेषण में क्रिया होना अनिवार्य है, तो अनिवार्य है, क्योंकि बिना क्रिया के विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय हो ही नहीं सकता। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग तो क्रिया विशेषण को भी 4 प्रकार से पढ़ते हैं। तो लिखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार। क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार। और आप लोगों को सबको विदित है कि ये तो खराब ही हो गया भाई, कि क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण ये चले चल रहा है। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 होता है आपका स्थान बोधक क्रिया विशेषण। ये भी कराना है। स्थान बोधक होता है। एक होता है आपका काल बोधक। एक होता है आपका परिमाण बोधक। और एक कौन सा होता है आपका? अरे दिख तो रहा है कि भाई, थोड़ा इधर देख के। एक होता है आपका तृतीय बोधक। चलो आराम से दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है। तो स्थान बोधक, काल बोधक, परिमाण बोधक, और एक होता है आपका
रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय भी फिर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और हम पहले पढ़ेंगे, नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम लोग स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। अरे यार ये बहुत परेशान कर रहा है, ये देख इससे भी नहीं मिल रहा। प्रकोप जोरदार है सर्दी का। ए प्रकोप हे भगवान। नंबर 1 लिखेंगे स्थान बोधक का ना, स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। अब आप लोग सबसे पहले इसको पढ़ो यहां से। देखो अव्यय है तो विकार नहीं होगा, विशेषण है तो विशेषता बतलाएगा। किसकी बताएगा? क्रिया की विशेषता बतलाएगा। किसकी बताएगा? क्रिया की विशेषता बतलाएगा। ठीक है। अब किस प्रकार की बताएगा? तो स्थान संबंधी विशेषता बतलाएगा। अब इसी नाम में इसकी परिभाषा है, इसी नाम में आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है कि वे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बतलाए वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। बस सीधी बात है, ज्यादा लिखना नहीं। तो हम लिखेंगे परिभाषा कि वे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बतलाए, विशेषता बतलाए वे स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कि वे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बतलाए फिर वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। और पहचान है कि देखो स्थान के लिए हम पूछते हैं कि कहाँ, कि पूछे कि कहाँ बैठा है, तो बैठने की क्रिया स्थान के लिए कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है ना। तो वाक्य में क्या करेंगे हम लोग? वाक्य में कहाँ शब्द रख करके, कहाँ शब्द रखकर प्रश्न करेंगे और उत्तर में जो शब्द आएगा, उत्तर में जो शब्द वो क्या होगा आपका? स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। तो कहाँ शब्द रख करके हम प्रश्न करेंगे और शब्द में जो भी उत्तर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्थान बोधक। कि कहाँ, यहाँ, जैसे लिखेंगे आप लोग शब्द लिखो कि कहाँ, यहाँ, वहां, ठीक है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, सामने, अंदर, बाहर। जब स्थान बताना ना कि कहाँ है, यहाँ है, वहां है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, आगे, पीछे, सामने, अंदर, बाहर, बस कहाँ शब्द रख लो, सीधा आपको पता चल जाएगा कि बाहर है। इसके बाद दोनों ओर, चारों ओर, दोनों ओर, चारों ओर, सर्वत्र, यत्र तत्र, हाँ, यत्र तत्र, दोनों ओर, बाहर, चारों ओर। और कहाँ लगाओ और उत्तर देखो तो दूर, दूर, पास भी हो सकता है। कहाँ पर है? दूर है, पास है, निकट है, ये चीजें इत्यादि लगा लो आप लोग, इत्यादि, डॉट डॉट डॉट। तो कि वाक्य में कहाँ शब्द रख करके प्रश्न करेंगे और उत्तर में जो भी शब्द आएगा वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण होगा। आप लोग इस पे भी ज्यादा दिमाग या जोर मत डालो, सीधा देखो कि स्थान संबंधी विशेषता बतलाएगा कि कहाँ है, यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, सामने, अंदर, बाहर है, दोनों ओर, चारों ओर, सर्वत्र, यत्र तत्र, दूर, पास, निकट इत्यादि जो स्थान से संबंधित विशेषता बतलाता है फिर वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। तो आप लोग उदाहरण लिखोगे कि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, सामान
इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें मिटाने में लगेगी हमको कम से कम 5 मिनट। देखो वैसा बहुत भारी काम हो रहा। अब आप लोग ऐसे देखेंगे क्या यार, क्योंकि आप लोग क्या डिजिटल देखने वाले हो, सब कुछ आप लोगों को ऐसे मिल जाए, सफलता भी नहीं पड़ा बिना पढ़े मिल जाए, बिना पढ़े आपको पेपर मिल जाए, हर चीज में छोड़ कर देखने वाले हो। तो मुझे वैसे भी नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, लेकिन क्या है कि चलो पढ़ाई देते हैं, इसको तो स्टार्ट कर ही दिया तो पढ़ाते हैं, और फिर आपको बाद में कुछ चीजें बताएंगे जो देखेंगे। तो लिखो सामान इधर इधर उधर, सामान इधर उधर, इधर उधर बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, ठीक है। सामान इधर उधर, कहा इधर उधर, ये नहीं लिखा था, ये लिख लो आप लोग। और बच्चे सामने बैठे हैं, बच्चे सामने बैठे हैं। अब बैठना क्रिया है, कहाँ बैठे हैं पूछ लिया तो बता दिया सामने। तो वैसे ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब किस संबंधी बता रहा है, तो ये स्थान संबंधी बता रहा है, इसीलिए कौन सा हो गया, स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। इसके बाद में पढ़ेंगे मनोज पास बैठा था, मनोज पास बैठा था। रेखा दूर खड़ी थी, रेखा दूर खड़ी थी, और भी कुछ भी हो सकता है। बस यही शब्द है कि आप लोग तो ये रखो कि कौन से है, पास निकट पास, यानी स्थान संबंधी है तो फिर वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। इसके बाद में यत्र तत्र की उनकी गंध, यत्र तत्र सर्वत्र फैल रही थी कि बगीचे में फूल इतने सुगंधित थे कि उनकी खुशबू यत्र तत्र सर्वत्र फैल रही थी। इसके बाद में नंबर 2 पे लिखेंगे हम लोग स्थान के बाद में काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। अब काल को हम लोग आप लोगों को पता है कि समय कहते हैं ना, समय टाइम, क्योंकि टेंस को भी काल कहते हैं और वो भी समय बताता है। तो काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होगा कि क्रिया की विशेषता बतलाएंगे, लेकिन किस संबंधी बताएंगे, तो वो काल यानी समय संबंधी जो विशेषता बतलाएगा वो फिर वो कौन सा हो जाएगा, काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। तो लिखेंगे काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, वो अव्यय है तो कोई विकार नहीं होगा, विशेषता बतलाएगा, क्रिया की बताएगा, किस संबंधी बताएगा, तो समय संबंधी विशेषता जो बतलाएगा वो क्या कहलाएगा, काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। तो लिखेंगे कि वे शब्द जो वाक्य में क्रिया की समय संबंधित विशेषता बतलाता है काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। कि वे शब्द जो वाक्य में क्रिया के समय संबंधित विशेषता बतलाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब टाइम पूछना है ने, टाइम कि कब जाना है, कहीं जाना है तो कब जाना है। तो पहचान क्या हो गई आप लोगों को, पहचान हो गई कि वाक्य में क्या पूछो, कब शब्द रख करके पसंद करो, कब शब्द रखकर पसंद करो, रखकर पसंद उत्तर आएगा वो कौन सा होगा, उत्तर बराबर आपका होगा काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। तो कब शब्द रख करके क्या करेंगे हम लोग, पसंद करेंगे, जो शब्द आएगा वो काल बोधक विशेषण होगा। और इससे भी अच्छा आप लोग जिसमें समय संबंधी जो पहचान हो, टाइम वाइम वगैरह बता रहा हो, तो वो क्या होता है, काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे लिखेंगे कि कब जाना है, तो मुझे तो अभी जाना है, अब, जब, तब, शाम, साय, दिख तो रहा है क्या, थोड़ा मोटे लिखता हूं, पर आता ना कि कब जाना है, अब जाना है, जब जाना है, तब जाना है, साय जाना है, प्राय जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, कल, परसों, ये लो परसों के बाद में आता है तरसों, एक को आता है नरसों, झूठ नहीं बोल रहा,
तो अब जब तब साय प्रातः कल परसों तरसों नरसों, और इसके बाद में कब जाओगे? सोमवार मंगलवार बुधवार को जाओगे क्या? ना, शाम दोपहर को जाना है। दोपहर तो बच गया ना पा, दोपहर जाना है। प्रातः आ गया, साय आ गया। इसके बाद में और लिखना चाहो आप लोग तो सवेरे, कभी कभी रोज, सवेरे, कभी कभी रोज जाना है। दिन भर, है ना, समय बताएगा ना दिन भर कि कब खेल रहे थे, दिन भर खेल रहे थे। पूर्व, पश्चात, बाद, समय से पूर्व, साय पूर्व, और पश्चात दोपहर पश्चात, बाद किसकी दोपहर बाद, और भी कई बाद चले जाओ आप लोग। तो यह है कि जब वाक्य में कब शब्द रख करके हम लोग पसंद करेंगे, तो जो भी शब्द आ जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा आपका, वो कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। कि जैसे अब आप लोग वाक्य लिखेंगे तो वाक्य लिखो, बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, बच्चे दिन भर, बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं। कब खेलते रहते हैं? दिन भर खेलते रहते हैं। बच्चे प्राय झगड़ते हैं, लिखो बच्चे प्राय झगड़ते हैं, नहीं तो फिर इसमें लिखकर मिटाने में समय लगेगा। तो वाक्य नंबर 2 लिख लो आप लोग कि बच्चे प्राय झगड़ते हैं, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। श्वेता परसों गांव जाएगी, श्वेता परसों गांव जाएगी। बच्चे प्राय झगड़ते हैं, तुम हमेशा झूठ, तुम हमेशा झूठ बोलते रहते हो। मैं सवेरे स्नान कर लेता हूं, मैं सवेरे स्नान कर लेता हूं। तो जो सवेरे आया वो किस संबंधी बताया? बच्चे प्रातः टहलते हैं या टहलने जाते हैं, बच्चे प्रातः टहलने जाते हैं। बालक या लड़कियां शाम को, लड़कियां साय फुटबॉल खेलती है, खेलने जाती है। लड़कियां साय खेलने जाती है, यानी शाम को खेलने जाती है। इसके बाद में नंबर 3 पे लिखेंगे, और नंबर 3 पे बचा आपका परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। तो लिखेंगे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। तो परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय क्या बताएगा? वही परिमाण का अर्थ होता है नाप, माप और तोल। तो वे शब्द जो क्रिया के नाप, माप, तोल की विशेषता बतलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। तो लिखो कि वे शब्द जो क्रिया के नाप, माप, तोल संबंधी विशेषता बतलाते हैं, तोल संबंधी विशेषता बतलाते हैं, क्या कहलाते हैं? परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। कि वे शब्द जो नाप, माप, तोल इसकी विशेषता क्रिया की, किसकी? क्रिया की। तो वे शब्द जो क्रिया के नाप, माप, तोल की क्रिया कैसे हो रही है, कितने तोल में हो रही है, कितने नाप में हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? फिर परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और किसी चीज को तोलना है, नापना है, तो कितना पूछते हैं, कैसा पूछते हैं कि कितना, कितने, कितने। तो पहचान है आपकी, पहचान है कितना, कितने और कितने। शब्द रख करके प्रश्न करो, और उत्तर में जो भी शब्द आएगा वो क्या होगा? आपका परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब हम लिखेंगे इसके जो छोटे मोटे शब्द है, कि जैसे कितना खाता है, कम खाता है, कितना बोलता है, ज्यादा बोलता है। बस ये तो है, कम, कितना, ज्यादा, कम, थोड़ा, अधिक, बहुत, थोड़ा, बहुत, अधिक, कुछ, है कितना, कितने, कितने। तो थोड़ा, बहुत, अधिक, अल्प, अल्प भी तो बोलते हैं, अल्प, ढेर सारा, ढेर सारा कहा जाता है, अत्यधिक कहा जाता है, अत्यधिक। तो ये अत्यधिक, ढेर सारा, अल्प, ढेर है, ये ढेर, 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 ढेर में समझ लेना भाई, ना, ढेर सारा, ढेर सारा, ढेर सारा, अत्यधिक, अल्प, कुछ, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, और इतना, उतना, जितना, काफी, खूब, इतना, उतना,
जितना, काफी, खूब खा जाता, खूब, इत्यादि, है ना। तो ये सब नाप माप तोल, कितना खाता है, कम खाता है, ज्यादा खाता है, थोड़ा बहुत, अधिक, कुछ ना कुछ तोलने से संबंधित है। तो फिर वो क्या होगा, आपका परिमाण बोधक होगा। अब इसका वाक्य लिखेंगे हम लोग, तो वाक्य क्या लिखेंगे, तो ऐसे करता हूं, मैं एक वाक्य बोल देता हूं और बाकी को, एक को लिख देता हूं, बाकी बोलता हूं, ताकि इसको मिटाने में जो समय लगेगा फिर वो अपना काम हो जाएगा। तो लिखेंगे कि मनोज कितना खाता है, तो ज्यादा खाता है, लिखो मनोज ज्यादा खाता है, नहीं तो लिख लो श्वेता ज्यादा खाती है। कम बोलना और सुखी रहना, कितना बोलना, कम बोलना, और कैसे रहना, सुखी रहना ना। तो कम बोलना और सुखी रहना, इसीलिए तुम लोग कम बोला करो। मनोज अत्यधिक, मनोज अत्यधिक, अत्यधिक खाना खाता है, या कुछ भी लिख लो कि उसने ढेर सारा खाया था, उसने यार की मीठी निराशा की वजह से सर्दी हो गई। देखो एक दो उदाहरण लिख लो कि सोनम कम बोलती है, बोलना क्रिया, कैसे बोलती, कम, परिमाण बोधक हो गया ना, बस यही तो है, और क्या चाहिए। और मनोज ज्यादा खाता लिख लिया, और उसने अत्यधिक पिया था, वो लिख लो, उसने अत्यधिक पिया था। तुम उतना खाते हो जितना, भैंस भी नहीं खाती तो उतना जितना, बस हो गया। अब नंबर 4 पे लिखेंगे रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। मेरा हाथ दर्द करने लगे यार, ब्लैक वाले को न जाने क्या हो गया, ब्लैक वाला अच्छा चल रहा था। कैसा है, रीति है। अब रीति यानी ढंग, क्या कहते हैं रीति को, ढंग, तरीका, ढंग और तरीका। तो वही कि ये शब्द जो क्रिया विशेषण के ढंग, तरीका या होने की जो क्रिया, उसकी विशेषता बतलाएंगे, वो क्या कहलाता है, रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। तो वे शब्द लिख लो, या वे अव्यय शब्द भी कह सकते हो। तो वे शब्द जो क्रिया के रीति या ढंग, नहीं है भाई पुराना है, ढंग, तरीका, तरीके, है ना, संबंधी विशेषता बतलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रीति बोधक, रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब रीति देखो कैसे होती है, ढंग, तरीका, कोई काम कैसे होता है वो इसकी रीति है। तो शब्द रख लो, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, कैसी और कैसा, ये शब्द रख करके प्रश्न करेंगे, और जो उत्तर में शब्द आएगा वो क्या होगा, रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तो पहचान के रूप में कैसा, कैसी, कैसे शब्द रख करके प्रश्न करेंगे कि कैसा है, जैसे अचानक है, कैसा है, अचानक, सहसा, धड़ाम, क्या है, सहसा। देखो कैसा, कैसे से रखो, कैसे आया, अचानक आया, कैसे वर्षा हुई, सहसा यानी अचानक वर्षा होने लग गई, और धड़ाम अच्छी तरह, बुरी तरह, अच्छी तरह, बुरी तरह, धीरे धीरे, होले होले, चुपके चुपके, धीरे धीरे, होले होले, चुपके चुपके, अचानक, सहसा, धड़ाम, अच्छी तरह, बुरी तरह, धीरे धीरे, होले होले, चुपके चुपके, और भी लिख लो, अकस्मात आदि, अकस्मात और इत्यादि। ठीक है, तो वे शब्द जो क्रिया के रीति यानी होने के तरीके संबंधी विशेषता बतलाएंगे कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, अचानक हो रही है, सहसा हो रही है, धड़ाम से हो रही है, अच्छी तरह की, मतलब कि उसकी तरीका बताएंगे ना, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। और उदाहरण लिखेंगे कि मोहन चुपके चुपके सुन रहा था। मोहन कैसे सुन रहा था, तो मोहन
चुपके चुपके सुन रहा था। नंबर 1 पे लिखेंगे मोहन चुपके चुपके सुन रहा था। सीमा धड़ाम से नीचे आ गिरी। सीमा सीमा धड़ाम से नीचे आ गिरी। कैसे गिरी? धड़ाम से नीचे आ गिरी। सीमा धड़ाम से नीचे आ गिरी। गोलियां अचानक चलने लगी। गोलियां कैसे चलने लगी? अचानक चलने लगी। और लिखो तो वह सुंदर लिखता है। वह कैसे लिखता है? सुंदर लिखता है। अगर वह अच्छा बोलता है। कैसा बोलता है? अच्छा बोलता है। बस ये है। कैसा कैसी कैसे से प्रश्न को क्रिया के पास में है तो क्रिया विशेषण है। अब आप लोगों को पता करना कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो 4 शब्द बता दिए, उनको रख करके पसंद कर लो, सीधा संबंधी है, सीधा उत्तर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा और रीति बोधक जो क्रिया विशेषण है ना, कौन सा? रीति बोधक। ये भी 6 प्रकार से पढ़ते हैं कि रीति भी किस किस प्रकार की होती है। वैसे ज्यादा वो है नहीं कि ज्यादा मुख्य समझो आप लोग, लेकिन वो ये है कि थोड़ा पढ़ लो, कहीं पूछ ले कि कितने प्रकार का होता है। नहीं तो फिक्स है कि रीति बोधक है तो ये तो है कि वो कैसे बताएगा, क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बताएगा। तो लिखेंगे रीति बोधक क्रिया विशेषण के भी भेद या उपभेद के उपभेद, क्योंकि ये स्वयं क्रिया विशेषण का भेद है। और उपभेद है 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? कि रीति बोधक क्रिया विशेषण में 6 प्रकार से संपन्न होता है। जैसे तो कारण बोधक होता है, कारण बोधक होता है। एक निषेध होता है, निषेध बोधक होता है। एक प्रश्न ना, प्रश्न बोधक होता है। एक स्वीकार बोधक होता है, स्वीकार। एक निश्चय बोधक होता है और एक अनिश्चय बोधक होता है। निश्चय अनिश्चय बोधक रीति क्रिया विशेषण होता है। तो रीति बोधक जो क्रिया विशेषण है ये 6 उपभेद होते हैं। कारण बोधक, निषेध बोधक, प्रश्न बोधक, स्वीकार बोधक, निश्चय बोधक और एक आपका अनिश्चय बोधक। ये 6 प्रकार के होते हैं। इसमें कारण में आता है कि एक बात का एक किसी बात का या किसी कारण का क्या करे, ये कारण बताए किसी क्रिया का, तो कि इस कारण उस कारण, इसमें क्या जुड़ा रहता है? इस कारण या उस कारण है। तो नंबर 1 पे लिखेंगे हम लोग तो कि किसी एक वाक्य में कहीं भी बात का लिखो, किसी एक वाक्य में कही हुई बात का, कही हुई बात का कारण दूसरे वाक्य में बताए या शब्दों में बताए, वाक्य में बताए, वो क्या कहलाता है? कारण बोधक, रीति बोधक। जो भी कारण रीति बोधक क्रिया विशेषण वे कहलाता है। और इसमें क्या जुड़ा रहता है? इस कारण और उस कारण। क्या होता है? इस कारण और उस कारण। कि मोहन आज इस कारण पढ़ने नहीं आया क्योंकि वो क्या हो गया? बीमार हो गया। दीपक बीमार हो गया, इस कारण वह पढ़ने नहीं आया। आपको लिखेंगे, दीपक लिख लो, मोहन लिख लो। मोहन इस कारण, मोहन बीमार हो गया ना, मोहन बीमार हो गया इस कारण पढ़ने नहीं आया। मोहन बीमार हो गया इस कारण पढ़ने नहीं आया। अब क्रिया है पढ़ना, कारण किस प्रकार का? इस कारण है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, किस प्रकार बता रहा है। रीति में भी कारण संबंधी बता रहा है। तो थोड़ा देखना, इसका सीधा पूछ सकते हो रीति बोधक या फिर कारण बोधक भी पूछ सकता है। नंबर 2 पे लिखेंगे हम लोग और स्वीकार बोधक लिख लो। तो स्वीकार यानी क्या करना? स्वीकार करना। और स्वीकार करते जब हम क्या कहते हैं? हाँ साहब, जी साहब, हो जाएगा सर, स्वीकार है हमें कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, भले ही पढ़ो मत।
कल कुछ और जुगाड़ करेंगे यार मिटाने का, परेशान हो जाऊंगा इसमें। ऐसे तो परेशान हो जाएंगे भाई। ब्लैक यूज में लेंगे यार, सूख गया उसको सही करेंगे थोड़ा। हाथ इधर कर। नंबर 2 लिखेंगे स्वीकार बोधक, है ना। स्वीकार बोधक यानी कि वे क्या करेंगे, किसी कार्य की सहमति प्रदान करें। तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने में किसी कार्य की, है ना, क्रिया के होने में किसी कार्य की सहमति प्रदान करे, किसी कार्य की सहमति प्रदान करे, किसी कार्य की सहमति प्रदान करे, जैसे जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी, है ना, ये होता ना, हाँ जी, हाँ हाँ, जी हाँ, हाँ जी, जी हाँ अवश्य आ जाऊंगा। तो लिखो कि हाँ यह कार्य अवश्य हो जाएगा, हाँ हाँ यह कार्य अवश्य हो जाएगा, यह कार्य क्या हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। जी हाँ मैं वहां चला जाऊंगा, जी लिखो, तब तक मैं मिटा देता हूं कि जी हाँ मैं वहां अवश्य क्या करूंगा, चला जाऊंगा। और हाँ जी मैंने क्या कर लिया, पूरा पाठ पढ़ लिया। ये तो भारी हो गया भाई काम, इसका सॉल्यूशन ढूंढ के पढ़ूंगा दोबारा वीडियो मेरे हाथ। इसके बाद में नंबर 3 पे लिखो आप लोग निश्चय बोधक। निश्चय बोधक रीतिवाचक है, जो भी क्रिया विशेषण अभी लिखो। तो नंबर 3 हो गया निश्चय। और निश्चय में क्या होगा, निश्चय में निश्चय प्रकट करेगा। मैं नाम ही बता रहा हूं निश्चय है, तो क्या निश्चय है, बस वही तो बताना है कि क्रिया का क्या निश्चय मामला है। तो निश्चय बोधक में है कि वे शब्द जो किसी कार्य का निश्चय प्रकट करे, वे अव्यय शब्द जो किसी कार्य का क्या करे, निश्चय प्रकट करे। निश्चय क्या करे, निश्चय प्रकट करे। वो निश्चय बोधक क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे दरअसल, सचमुच, दरअसल, सचमुच, वास्तव में, है ना, निसंदेह, 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 नेह में होता है, नेह ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं, नेह संदेह है। देखो वास्तव में वह चालाक है, वास्तव में वह क्या है, चालाक है, वास्तव में वह चालाक है। सचमुच तुम पागल हो, और निसंदेह तुम अध्यापक बनोगे यार, तैयारी करते रहो। निसंदेह तुम लिखो, निसंदेह तुम अध्यापक बन जाओगे, वास्तव में वह क्या है, चालाक है। यार मेरा तो मन ही उठ गया इससे, मिटाते मिटाते हाथ परेशान हो गए। नंबर 4 लिखो अनिश्चय बोधक। कौन सा है, नंबर 4 पे है अनिश्चय, अनिश्चय बोधक है। वो इसमें नंबर 5 और नंबर 3 आएंगे नहीं यार, छोटा छोटा लिखते हैं। अनिश्चय में क्या है कि वो निश्चितता प्रकट नहीं करेगा, किसी कार्य का क्या बताएगा, अनिश्चय बताएगा। तो लिखो वे शब्द जो किसी कार्य की अनिश्चितता प्रकट करे, क्या करे, अनिश्चितता प्रकट करे, क्या कहलाते हैं,
अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शायद, संभवतः, कदाचित। जैसे शायद, संभवतः और कदाचित। कि शायद कल वर्षा हो जाए, लिखो शायद कल वर्षा हो जाए, लिखो। कल वर्षा हो जाए, ठीक है। शायद कल वर्षा हो जाए, वो लिखना चाहो तो कदाचित, 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 हाँ कदाचित। शायद कल वर्षा हो जाए, शायद कल वर्षा हो जाए, इसके बाद में लिख सकते हैं आप लोग। क्या हो सकता है यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा। संभवतः कल वर्षा हो जाएगी ना, शायद वह कल आ जाए, संभवतः, इसे लिखो। संभवतः वह कल आ जाए, आ जाए। नंबर 4 के बाद में नंबर 5 है, वो है निषेध बोधक। कौन सा है? निषेध बोधक। निषेध यानी मना करना, तो क्या करेगा ये? मना करेगा किसी कार्य का, क्या करेगा? निषेध करेगा। तो किसी कार्य का क्या करे? कि किसी कार्य का निषेध प्रकट करे, यानी मना करे, उसे निषेध प्रकट करे कि अब आप ऐसा मत करना जी। तो न नहीं मैं मत हो जाएगा ना, तो क्या होगा? न नहीं मत। जैसे न, नहीं और मत, ठीक है। न नहीं मत ये क्या होते हैं? निषेध बोधक होते हैं। तो किसी कार्य का जो निषेध प्रकट करे वो निषेध बोधक कहलाता है। तो अब आप ऐसा न करें, इसमें लिख लो। उदाहरण है, अब आप ऐसा न करे। अब आप ऐसा न करे, क्या ना करे? न करे। करने में भी न, नहीं बता रहा, तो क्या हो गया? निषेध बोधक हो गया। इसके बाद में लिखना चाहो तो लिख लो कि दीपक आज भोजन नहीं करेगा। इसमें लिख लो, वो लिखना चाहो तो दीपक आज भोजन नहीं करेगा। दीपक आज भोजन नहीं करेगा, नहीं करेगा। दीपक आज भोजन नहीं करेगा। और नंबर 6 कौन सा बचा आपका? अनिश्चय निश्चय। एक हो गया आपका प्रश्न बोधक। कौन सा हो गया? प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या होगा कि प्रश्नार्थक संबंधी भाव प्रकट करेगा, तो वो प्रश्न बोधक हो जाएगा। तो किसी कार्य का क्या करे? प्रश्न बोधक। किसी कार्य में प्रश्नार्थक भाव प्रकट करे, भाव प्रकट करे, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रश्न बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा कब, कहा, कैसा, कैसी, कितना, कितनी इत्यादि जो शब्द है जो प्रश्नार्थक भाव प्रकट करे वे प्रश्न बोधक रीति बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे सीलू कहाँ बेटी है, इसमें लिखना चाहो तो लिखो सीलू कहाँ बेटी है, कहाँ बेटी है। तो पूछ रहा है ना कहाँ, प्रश्नार्थक है ना कि कहाँ बेटी है, यहाँ बेटी है, ऊपर बेटी है, नीचे बेटी है ना। तो सीलू कहाँ बेटी है। और तुम कब आए थे, तुम कब आए थे, तो सुबह आए थे, शाम आए थे, प्रश्नार्थक भाव है, तो ये प्रश्न बोधक हो गया। और लिखना चाहो तो आप कितना खाते हो, आप कितना खाते हो, लिखो आप कितना खाते हो। अब वह कैसे रहेंगे, तुम ज्यादा क्यों बोलते हो, या तुम कितना बोलते हो, सॉरी तुम कितना बोलते हो। और इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक डालेंगे और वो डालेंगे प्रक्रिया विशेषण। कौन सा डालेंगे? प्रक्रिया विशेषण। और अपना काम हो जाएगा भाई, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। एक होता है प्रक्रिया विशेषण, प्रक्रिया विशेषण। अब इसमें भी देखो नाम में ही सब कुछ है कि विशेषण है, यानी क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। प्रक्रिया यानी किसकी बताएगा? क्रिया। और यहाँ पर आने से क्या होगा कि क्रिया की भी विशेषता। तो वे शब्द जो क्रिया विशेषण शब्दों की भी क्या बता दे? विशेषता बता दे, वो प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं। बस लिख लो। तो वे शब्द जो वाक्य में
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतला दे, विशेषता बतलाए, वे क्या कहलाते हैं? वे प्रक्रिया विशेषण, वे प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, बालक बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा समझ में आ जाए। देखो, बालक दौड़ना क्या है? क्रिया है। तेज क्या है? विशेषण है। तो ये तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अब ये क्या बताता है? इसकी भी विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार दौड़ रहा है, वो बहुत दौड़ रहा है कि धीरे दौड़ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? प्रक्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण शब्दों की भी क्या बता दे? विशेषता बता दे। देखो, क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो गया। अब इस क्रिया विशेषण की भी जो विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो बहुत तेज दौड़ रहा है ना, तो फिर ये प्रक्रिया विशेषण है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बहुत क्या हो गया? प्रक्रिया विशेषण हो गया। कहीं पर ये बहुत विशेषण होता है और कहीं पर ये विशेषण, देखो बहुत को पढ़ो कैसे है ना, बहुत। तो यहाँ पर बहुत क्या हो गया? ये यहाँ पर बहुत हमने पढ़ा, प्रक्रिया विशेषण पढ़ा। कहीं पर बहुत को हम क्या पढ़ते हैं? केवल विशेषण पढ़ते हैं। और कहीं पर क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि शब्दों को रटो मत, क्योंकि शब्द कहाँ किस स्थान पर किस स्थिति में काम आ रहा है वो उसी समान बन जाता है कि कब ये विशेषण बन जाता है, कब ये प्रक्रिया विशेषण बन जाता है और कब क्रिया विशेषण बन जाता है। इसलिए ट्रिकों से जो रटते हैं ना हम लोग, या भोकाल मचा करके पढ़ते हैं, उन भोकाल की फिर ऐसे ही सिट्टी विट्टी गुल होती है। तो देख सकते हो आप लोग कि शब्द एक प्रेजेंट काम क्या आ रहा है, किस जगह कौन सा काम कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, उसी प्रकार का क्या हो जाता है? वो शब्द हो जाता है। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं यही समाप्ति, और अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें। बहुत जल्दी जैसे समय मिलता है आपके लिए अगला वीडियो आएगा। और आरपीएससी की आपकी अभी वैकेंसी की जो डेट जारी हो गई है, वैसे वैकेंसी ज्यादा, पद तो है नहीं, देखो पद तो बहुत कम है। कितने पदों में तैयारी करना ही बहुत बड़ी बात है। और अभी शायद अभी आया है रीट का भी 7,000 के आसपास आ रहा है मामला, तो बहुत कम है। लेकिन क्या करें, बेरोजगार है, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और एक बार देखें जरूर कि कैसा क्या है मामला।